हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक अर्थशास्त्र अध्याय 1 पालमपुर की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन यानी प्रोडक्शन से संबंधित बेसिक चीज़ों को जानना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव के माध्यम से करेंगे। वास्तव में पालमपुर गांव है नहीं, परंतु जो आर्थिक क्रियाएं इस गांव में हो रही हैं वो भारत के लगभग सभी गांवों की विशेषताएं हैं। पालमपुर गांव में कृषि मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं भी हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन यानी डेयरी का काम, दुकान, परिवहन या छोटे स्तर पर निर्माण कार्य आदि। पालमपुर गांव में जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं तथा जैसी सुविधाएं हैं, उससे पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित गांव सा लगता है। पालमपुर गांव अपने आसपास के गांवों और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की सड़क पक्की है। साथ ही गांव के पास एक कस्बा है शाहपुर, इससे भी ये पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। गांव में विभिन्न जातियों के कुल 450 परिवार रहते हैं। गांव के अधिकांश भूमि के मालिक उच्च जाति के 80 परिवार हैं। इनका घर पक्के का बना है, अर्थात सीमेंट ईंट का बना हुआ है, जबकि अनुसूचित जाति या दलित संख्या में गांव की कुल संख्या का 1/3 है और वो गांव के एक कोने में कच्चे घरों में रहते हैं जो मिट्टी और घास फूस के बने हैं। गांव के अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में नलकूप लगे हुए हैं जो बिजली द्वारा चलते हैं। पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। यहाँ एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सरकारी डिस्पेंसरी भी है तथा एक निजी औषधालय यानी प्राइवेट डिस्पेंसरी है, जहां बीमारों का इलाज चलता है। इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी सुविधा है। पालमपुर गांव की कहानी हमें किसी भी गांव में होने वाले विभिन्न कृषि और गैर कृषि क्रिया के बारे में बताती है। कृषि क्रिया में कृषि संबंधित क्रियाएं हैं, जैसे फसल उगाना, ट्रैक्टर चलाना, पशुपालन आदि। गैर कृषि क्रिया में अन्य कृषि के अलावा अन्य उत्पादन गतिविधियां हैं, जैसे निर्माण कार्य, दुकान चलाना, परिवहन आदि। उत्पादन के कारक। उत्पादन से हमारा अभिप्राय, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करते हैं। किसी भी उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, पूंजी। पूंजी भी 2 तरह की है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, और मानव पूंजी। आइए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। भूमि
उत्पादन के लिए पहली आवश्यकता भूमि यानी जमीन का टुकड़ा है। हमें कोई भी इंडस्ट्री लगानी होगी, कोई भी कारखाना, फैक्ट्री लगानी होगी, इसके लिए हमें जमीन की ज़रूरत होती है जिस पे हम उसे स्थापित कर सकें। और प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि इसमें शामिल है। दूसरा है श्रम। श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। इसमें पढ़े लिखे कर्मियों के साथ साथ शारीरिक काम करने वाले मजदूर शामिल हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, बैंक कर्मचारी आदि ये पढ़े लिखे कर्मियों में सम्मिलित होते हैं। जबकि शारीरिक काम करने वाले मजदूर जैसे मिस्त्री, किसान आदि। भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें रुपए, कच्चा माल, औजार और मशीनों की आवश्यकता होती है। इन्हें ही भौतिक पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी दो प्रकार की है, एक स्थायी पूंजी और दूसरी कार्यशील पूंजी। आइए हम जानते हैं स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या अंतर है। स्थायी पूंजी जिन वस्तुओं का प्रयोग उत्पादन के लिए कई वर्षों के लिए होता है उन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए हमने एक बार खरीदा, उसे हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं। जैसा ट्रैक्टर, ये औजार आप देख सकते हैं, जनरेटर, भवन, कंप्यूटर, हल आदि। एक बार खरीदने के बाद उसे हम बार बार प्रयोग में लाते हैं, इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी के अंदर कच्चा माल, पैसे शामिल हैं। यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद वो उत्पादन के कार्य में लग जाता है। जैसे हमें मिट्टी के बर्तन बनाने हैं तो मिट्टी, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन कच्चा माल है, ऊन, मार्बल, नारियल के टुकड़े, जानवरों की चमड़ी जिससे हम बेल्ट, पर्स आदि बना सकते हैं। मानव पूंजी ये चौथा उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक है। अपने लिए या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ प्रयोग मानव ही करता है। मानव अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल के द्वारा किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में बदल सकता है, इसलिए इसे ही मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शिक्षक, किसान आदि आते हैं। इस प्रकार से हमने पालमपुर के कुछ विशेषताओं के बारे में जाना। पालमपुर में खेती। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यहाँ के 75% लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन कृषि की एक मूलभूत कठिनाई है। जनसंख्या बढ़ जाती है, लगातार बढ़ती रहती है, परंतु कृषि योग्य भूमि सीमित है। पालमपुर गांव में 1960 से आज तक कृषि का
कृषि भूमि के क्षेत्र में विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि गांव की कुछ बंजर भूमि को पहले ही खेती में प्रयोग कर लिया गया था। इसलिए अब नई भूमि नहीं बची है जिस पर खेती करके अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सके। परंतु क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? पालमपुर के लोगों ने फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए बहुविध फसल प्रणाली अपनाई। बहुविध फसल प्रणाली से हमारा अभिप्राय एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना है। जैसे बरसात यानी जून जुलाई के महीने में पालमपुर के लोग खरीफ की फसल बोते हैं, जिसमें ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से पालमपुर में उगाई जाती है। जैसे खरीफ की फसल में मक्का, चावल आदि भी हैं। फिर है रबी की फसल। ये सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसमें प्रमुख रूप से गेहूं उगाई जाती है। अन्य फसलें भी हैं, चना, सरसों, राई आदि। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसे साल में एक बार काटकर कच्चे रूप में या गुड़ बनाकर शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। हमने देखा कि पालमपुर गांव के लोग एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुविध फसल प्रणाली अपनाई है। अधिक उपज बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। अब हम जानते हैं आधुनिक कृषि विधि और परंपरागत कृषि विधियों में क्या अंतर है। परंपरागत कृषि में खेती के पुराने साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। खेती के लिए बैल का प्रयोग, हाथ से बुआई, हाथ से फसलों की कटाई आदि। पारंपरिक बीज का प्रयोग, प्राकृतिक खाद का प्रयोग, जिसमें गाय भैंस के गोबर और फल सब्जियों के बचे छिलके से प्राकृतिक खाद बनाई जाती है। सिंचाई के लिए बारिश के पानी और कुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए खेती साल में एक या दो बार से ज़्यादा नहीं हो पाती है। आधुनिक कृषि 1960 के दशक में आधुनिक कृषि विधियों के प्रयोग से फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो गई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। आधुनिक कृषि से क्या अभिप्राय है? उसकी क्या विशेषता है, इसे हम जानते हैं। खेती के लिए आधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है आधुनिक कृषि में, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन आदि। HYB उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। इससे फसलों के उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग, सिंचाई के लिए नदी, नहर, बांध आदि के पानी का प्रयोग, जिससे बरसात के पानी पर निर्भरता कम होती है और वर्ष में लगभग 3 फसलें उगाई जा सकती हैं। आधुनिक कृषि के प्रयोग से फसलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई,
जैसा कि हमने बात भी किया कि 1960 के दशक के बाद का जो समय रहा भारत में, वो हरित क्रांति का समय रहा, जिससे भारत अनाज अनाज में आत्मनिर्भर बना। दूसरे देशों से अब भारत को आयात करने की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी निकले, जैसे कृषि लागत में वृद्धि हो गई, यानी कि अब उसे HYV किस्म के बीज, उच्च उपज किस्म वाले बीजों को महंगे दामों में खरीदना पड़ा, जो पहले किसान अपने ही उगाए गए खेतों में प्रयोग किए गए बीजों से का इस्तेमाल कर लिया करते थे। साथ ही उन्हें उर्वरक पर, कीटनाशकों पर और अधिक खर्चा करना पड़ा, जिससे कृषि लागत में वृद्धि हो गई। अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता। जो हाइब्रिड बीज आए, जिन्होंने फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर दी, वो पारंपरिक बीजों से ज़्यादा पानी की उनके लिए आवश्यकता होती थी। यानी कि परंपरागत बीज को उगाने में कम पानी की आवश्यकता होती थी और HYV बीजों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती थी। भूमि का बंजर होना। ज़्यादा फसल उगाने के लिए हमने अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, जिससे बाद के शोध में पता चला कि इससे भूमि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे ये भूमि जो है, जो एक उपजाऊ भूमि थी, अब वो बंजर भूमि के रूप में बदलने लगी है। जल संसाधनों का दूषित होना। पेस्टिसाइड्स का, यानी कि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से खेतों में जो किसान रासायनिक कीटनाशक डालते थे, वो कीटनाशक बारिश के समय में फसलों से नीचे उतरकर धरती में या जलाशयों में चले गए, जिसके कारण वहाँ के आसपास के क्षेत्र का जो जल है वो दूषित हो गया, पीने योग्य नहीं रहा और उसने कई तरह के कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार से हम पालमपुर गांव के द्वारा कृषि जैसी आर्थिक क्रिया को समझ पाए, साथ ही आधुनिक कृषि के लाभ और दुष्परिणामों को जान पाए। आगे हम इसी पुस्तक की अन्य अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।